हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 27, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, वो सभी इस पूरी सीरीज में यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरे बैच की, इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनका भी डिस्कशन होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही में अगर हम बात करते हैं, आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आपको ये पूरा बैच यहाँ पर फ्री में एक्सेस करना है, तो इसके लिए आपको विजिट करना है चैनल पर, दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच को ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, तो आपको एप्लीकेशंस पर यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे उनका भी डिस्कशन होगा एंड बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर होगा एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो आपको जीके जीएस के पेड बैच में आपको ये पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय श्रृंखला में नाथुल्ला दर्रे से जुड़ा हुआ है, यानी कि विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड थ्रू द नाथुल्ला पास इन द हिमालयन रेंजेस। तो आंसर होगा चीन, यानी कि चाइना, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं नाथुला पास की, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे भारत देश का एक राज्य है सिक्किम, और इधर की तरफ आपको ये मिलेगा यहाँ पर चाइना तिब्बत, और इसी के बीच में जो यहाँ पे पास आता है, इसी का नाम है नाथुल्ला पास। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पास है जो कि भारत और चीन को जोड़ता है, तो आंसर होगा नाथुल्ला पास। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश ये टच करता है नाथुल्ला पास से, तो ये होगा आपका चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे राज्य कौन सा होगा, तो सिक्किम ध्यान रखना है इधर से, और उधर से आपको ध्यान रखना है तिब्बत के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम यानी कि इंडियन म्यूजियम एक्ट ये किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 1910, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसका उद्देश्य भारतीय संग्रहालय से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना था, ताकि भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और उसका प्रदर्शन किया जा सके। तो याद रहेगा आपको साल 1910, और अगर पूरी डेट की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगी 1 जून 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की एक हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की। तो जब आप देखोगे प्रिंटर को, तो जब भी कोई भी डेटा की अगर हार्ड कॉपी आप निकलवाना चाहते हो किसी भी पेपर पे, तो उस कंडीशन में आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय आपको रिक्वायरमेंट होगी प्रिंटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की। और प्रिंटर यहाँ पे एक तरीके से आउटपुट डिवाइस का कार्य कर रहा है। हालांकि कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी आते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का ही कार्य करते हैं, बट अगर आपको वो हार्ड कॉपी निकाल के दे रहा है किसी भी डेटा की, दैट मीन्स वो आउटपुट डिवाइस की तरह पे यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक अ लाइफ टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये लाइन कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी। और इनकी एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसी बुक में इन्होंने इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे कहा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब इस चीज का मेंशन इस बुक में आपको देखने के लिए मिलता है।
बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इनको चाचा नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इनका बर्थडे आता है 14 नवंबर को, इसीलिए हम लोग हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है, इसी बुक में ये लाइन मेंशन है। पहले प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू के नाम से हम लोग जानते हैं। 14 नवंबर को बर्थडे होता है और इसी दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? यानी कि अगर हम बात करें नरसिम्हन कमेटी की, तो इसका संबंध था बैंकिंग संरचना के सुधार से, यानी कि बैंकिंग स्ट्रक्चर के रिफॉर्म से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित। अगला आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस निर्णायक युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना करी थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइसिव बैटल हैड एस्टैब्लिश द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की। तो बैटल ऑफ बक्सर अगर हम बात करें, ये होता है 1764 में। इसके बाद में जो ट्रीटी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पर आएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और उस समय पे जो यहाँ पे एक तरीके से जो लड़ रहे थे वो कौन कौन थे? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ थे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और साथ ही में मुगल सम्राट। तो बंगाल था, अवध था एंड साथ ही में मुगल सम्राट थे। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये यहाँ पर जीतते हैं, ये यहाँ पर हारते हैं और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। वापस से बता देती हूँ, निर्णायक युद्ध अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, 1764 इसका आंसर होगा। इसके बाद में जो ट्रीटी होती है 1765 में, इसका नाम था इलाहाबाद की संधि। किस किस के बीच में ये पूरा युद्ध होता है? हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और इधर बंगाल, अवध और जो है मुगल सम्राट, ये तीनों हारते हैं, ये अकेले जीतते हैं और ये जो युद्ध है वो डिसाइड कर देता है कि भारत में कौन यहाँ पे राज करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया? तो आंसर होगा कोलकाता बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम कोलकाता बंदरगाह की बात करें, लोकेशन आप इसकी समझ सकते हो, ये है कोलकाता और ये जो पूरा बंदरगाह है ये आपको, इसका नाम एक और है दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहो या फिर कोलकाता बंदरगाह कहो, एक ही बात है और ये भारत का ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट यहाँ पे बन जाता है। लोकेशन कहाँ पर है? ये आपको यहाँ पर कोलकाता देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, गुप्त साम्राज्य के निम्न शासकों में से किसे महाराजा धीराज के नाम से हम लोग जानते थे? तो महाराजा धीराज की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हीं को ही हम महाराजा धीराज के नाम से जानते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और महाराजा धीराज का मतलब क्या था? राजाओं का राजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से भी हम लोग जानते थे? तो बहाउद्दीन के नाम से जिस शासक को जाना जाता था वो कौन था? ग्यासुद्दीन बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश की बात करें, स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत का पहला जो यहाँ पे वंश आता है वो कौन सा आता है? गुलाम वंश, जिसको कि मामलुक वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इंग्लिश में इसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी में ही जो इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक का नाम आता है दैट इज ग्यासुद्दीन बलबन, इसी को ही हम बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। और साथ ही में रजिया सुल्तान, ये भी आपको ध्यान रखनी है, द ओनली फीमेल जो रूलर रही है वो कौन रही है? वो रही है रजिया सुल्तान ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र यहाँ पे महिला जो शासक थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूआरएल की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये फुल फॉर्म होती है यूआरएल की।
फिर होगा पैराशूट्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो पैराशूट्स जब भी आपको बनवाने हैं या फिर देखते हो आप, तो उस कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो जो पूरा पैराशूट्स है वो बना है नायलॉन के कपड़े से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पैराशूट्स बनाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो है नायलॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ये हम लोग जानते हैं कोची को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। तो जो कोची है केरल में पड़ता है, इसे ही अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है और ये 14th सेंचुरी में व्यापार का काफी इंपॉर्टेंट एक सेंटर हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बच्चों में शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज असेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे नाम आता है किस चीज का, प्रोटीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का। तो आपने देखा होगा बोलते हैं बच्चों को प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन काफी जरूरी है। तो हालांकि काफी जरूरी है, और बच्चों में खासकर अगर हम बात करें, जो भी उनके टिश्यूज हैं उनके बॉडी के, उनको रिपेयर करने के लिए और उनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनका नाम क्या है। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम में मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, और डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज, इसका नाम क्या है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर क्वेश्चन होगा, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो इन विच 3 सिटीज ऑफ इंडिया द हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। तो अभी एट प्रेजेंट में भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं, और सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स बने थे किन्हीं शहरों में, तो उसमें नाम आता है कलकत्ता का, बॉम्बे का और मद्रास का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का। तो सबसे पहले इन्हीं 3 शहरों में ये जो हाई कोर्ट्स थे इनकी स्टैब्लिशमेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इससे संबंधित है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये आपको डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में समझे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसी में आर्टिकल 44 ये बात करता है समान नागरिक संहिता की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। और सबसे पहला स्टेट जिसने यूसीसी को अपनाया था वो था गोवा, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं, आफ्टर आजादी, तो यहाँ पे जो नाम आता है वो कौन से स्टेट का आता है, वो आता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, करंट का फैक्ट था तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर हम बात करते हैं यूएन का मुख्यालय, तो ये आपको जो न्यूयॉर्क शहर है वहां पर ये पूरा जो हेडक्वार्टर है यूएन का, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे कब होती है, तो इसकी अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ये होती है 1945 की, यूएन की। और एट प्रेजेंट में जो इसके यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होंगे ना यूनाइटेड नेशंस के, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हो जाएगा यूएसए के शहर यानी कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस, ये बनता है 6 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, कौन सा कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश का आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पार्टिसिपेट करता है किस में, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो इसलिए और वो काफ़ी बड़ा योगदान देता है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए के बारे में। हालांकि जीडीपी में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है एग्रीकल्चर का जितना कि पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट अगर हम फिर भी बात करें कि एक बैकबोन, एक रीढ़ कौन सी यहाँ पे सेक्टर होगा, तो आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन
ये प्रयोग निम्न में से किसकी खोज के लिए जिम्मेदार है? तो अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये जिम्मेदार था एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी को लेकर, यानी कि परमाणु नाभिक की डिस्कवरी को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट क्या था? तो एक गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। इस पे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे बम्बार्डिंग करवाई थी। तो जैसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाले तो उसमें क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे थे, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल तो ऐसे थे जो कि काफी स्ट्रेट निकल गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि टकरा के वापस, मतलब जो बाउंस बैक कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो टकरा के डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर बहुत सारे जो रेज हैं वो खाली ही निकल रही हैं, सीधी ही निकल रही है, दैट मीन्स बीच में वो स्पेस जो है बहुत खाली है। दूसरी ये चीज पता चली कि कुछ तो ऐसा है अंदर पॉजिटिव चीज जो बाहर की पॉजिटिव चीज को रिपेल कर रहे हैं, एंड कुछ सॉलिड सी चीज रखी है जो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे फिर आगे जाके रेफरेंस हम लोगों ने निकाला कि यहाँ पर अंदर क्या होगा, एक परमाणु नाभिक होगा, एक एटॉमिक न्यूक्लियस होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और वही बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो अगर ये आपका एटम है, एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, साथ ही में न्यूट्रॉन होता है, और बाहर जो शेल्स होते हैं ना, वहां पे आपका जो ये है इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर कब समाप्त होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया था, बट उसमें एक मिस्टेक हुई थी। तो ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक ये चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कैसे? अगर 2026 आपका आने वाला है तो उसमें 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होगा और ये अगले साल 2027 के 31 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू एंड 31 मार्च को एंड। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो कंपाउंड का इस्तेमाल होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों का इस्तेमाल होता है यहाँ पे किस चीज में? जो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह के समय में अस्तित्व में आए लखनऊ घराने को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो लखनऊ घराना विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह, ये डेवलप किया था पंडित ठाकुर प्रसाद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ने, ठीक है। तो पंडित ठाकुर प्रसाद जी वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ घराने से विकसित करने में उन्होंने काफी भूमिका यहाँ पे अपनी निभाई है। और लखनऊ घराना ये बेसिकली कथक नृत्य से काफी संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर सी के बारे में। फिर आपका क्वेश्चन होगा स्थिरता के साथ में विकास, यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इस उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे नाम आता है 4th 5 ईयर प्लान का, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत होती है इसकी 1969 में एंड 1974 तक ये चलता है। और इसका पर्पस क्या था? स्थिरता के साथ में विकास और साथ ही में आत्मनिर्भरता की दिशा में सतत प्रगति, तो ये दो इसके उद्देश्य थे। और इसी के साथ में जो 4th 5 ईयर प्लान था इसकी शुरुआत यहाँ पे की जाती है, तो याद रहेगा 4th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि द गोल्डन बोट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन बोट की बात करें, इस पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश के पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें की नोबेल लिटरेचर का नोबेल प्राइज यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसकी भी इन्होंने रचना करी थी यहाँ पे। और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, कौन सी? ये लिखी गई है यहाँ पर गोल्डन बोट, ठीक है, गोल्डन बोट। तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा संगीतकार जाकिर हुसैन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन की बात करें, इनका संबंध होगा तबला से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। तो तबला वादक है कौन? जो ये म्यूजिशियन है जाकिर हुसैन, और ये बेसिकली जो अल्लाह रखा है उनके पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि आज भी काफी प्रचलित है अपने तबला वादन के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 1988 में पद्मश्री मिल चुका है और 2002 में इनको यहाँ पे पद्म भूषण भी मिल चुका है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई भी पीडीएफ ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। साथ में अगर आपको कोई भी वेबसाइट मंगवानी है यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में, सॉरी कोई भी प्रिंटेड बुक आपको मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना वेबसाइट, दैट इज www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड इंग्लिश मीडियम के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, राइट। फिर है क्वेश्चन, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि कब करी थी? तो आपको याद होगा मैंने बैटल ऑफ बक्सर इसको डिस्कस किया है, कब हुआ था? 1764 में। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और बाकी तीन संयुक्त सेना यहाँ पे, मतलब जो तीन सेना की एक सेना थी ना, संयुक्त सेना, वो यहाँ पे हार जाती है, ठीक है। उसके बाद में संधि होती इलाहाबाद की, राइट, 1765 में। तो आंसर क्या होगा? 1765। और उस समय हेक्टर मुनरो था, लेकिन जब संधि होती है ना तो उस समय पे हेक्टर मुनरो की जगह पर जो आ जाते हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी आप लोगों को फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1845 से 40 के बीच में हुआ था, उसके अंत के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लाहौर की संधि के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लाहौर की संधि ये हुई थी अंग्रेज और सिखों के बीच में, कब हुई थी? 1846 की ये बात है जब ये पूरी संधि यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो हम लोग बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इस समय पे भी क्या हुआ था कि दो यहाँ पे अधिकार छोड़े गए थे, एक तो था यहाँ पे चाय का और एक था चीन का। तो चाय के साथ में व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे व्यापार थे उन पर से जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो यहाँ पे समाप्त कर दी गई थी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोशिया। और करेंसी कौन सी है? यूरो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना होती है 1998 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। और ये जो पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होती है। और अभी जो पीएमओ ऑफिस है, इसका नाम भी चेंज हो चुका है। इसका नाम क्या हो चुका है? इसका नाम हो चुका है सेवा तीर्थ। करंट का क्वेश्चन है सेवा तीर्थ, आप लोगों ने ध्यान रखना है, नया नाम किस चीज का? पीएमओ ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्न में से किस पुस्तक में अनेकता में एकता इस शब्द का उल्लेख है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, इसी पुस्तक में आपको अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस टर्म का मेंशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत में किसके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? इसे हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे देश प्रेम दिवस या फिर पराक्रम दिवस के नाम से हम लोग इसको मनाते हैं। कब बनता है? 23 जनवरी को, राइट। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तर की इकाई है? तो आपने देखा होगा अपनी अपनी जगह पर जो जैसे कि अगर हम बात करें जमीन को मापने की अलग अलग इकाई होती है, जैसे कोई लोग बोलते हैं किला, कोई लोग बोलते हैं यहाँ पे बीघा, कोई बोलते हैं यहाँ पे एकड़, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय स्तरीय पर इकाई क्या है, तो आंसर होगा हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर का एक क्या होता है? यहाँ पे एक हेक्टर होता है। 10,000 वर्ग मीटर का यहाँ पे एक हेक्टेयर होता है। और ये एक इंटरनेशनल इकाई है किस चीज की? भू क्षेत्रफल को मापने की। फिर 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो एक लेजेंडरी म्यूजिशियंस है, और ये 1977 में इनको मिला है पद्म भूषण, और इनका संबंध आता है सुरबहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से। तो सुरबहार ये आपको ध्यान रखना है, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जैव ईंधन के उत्पादन के लिए जिस
को यहाँ पे हम लोग जानते हैं उसका नाम क्या है, जेट्रोफा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो जेट्रोफा है इसी को ही हम लोग जानते हैं किसके नाम से, जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल के नाम से। फिर आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो टमाटर का लाल रंग इसके लिए जिम्मेदार है लाइकोपीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी जैसे कि अगर हम हरे रंग के लिए समझे तो हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। हमारा जो ब्लड है हीमोग्लोबिन वो भी रेड कलर का होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें टमाटर के लिए लाल रंग तो इसमें आंसर होगा लाइकोपीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो सबसे अधिक साक्षर जिला ये होगा सिरसिप, जो कि मिजोरम का एक जिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें जनगणना में जिसकी साक्षरता दर थी वो कितनी आई थी, 98.23%। अभी 2011 का सेंसस हुआ है, 2021 में होना था क्योंकि 10 साल के बाद में होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब 2026 और 27 में प्रस्तावित है। ठीक है। तब तक के लिए हमें 2011 का डेटा ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनता है, ये मनता है 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा इसी दिन हम लोग नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाते हैं, साथ ही में इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये भी हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। साथ ही में कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कब बनता है, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती और बाद में सूख जाती है। तो अगर हम बात करें कौन सी वो रिवर है जो सप्त सिंधु रीजन तक बहती है लेकिन बाद में वो ड्राई हो जाती है, तो इसमें आंसर होगा सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सप्त सिंधु की हम लोग बात करें दैट इज हम लोग 7 रिवर्स की यहाँ पे बात करें जिसमें नाम आते हैं किस किस का। यहाँ पे सिंधु है, इसके अलावा आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है और खुद सरस्वती भी है। लेकिन सरस्वती जो है वो सिर्फ सप्त सिंधु रीजन तक ही बहती है लेकिन बाद में फिर वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। तो यहाँ पर होगा आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो अनुच्छेद 20 और 21 ये जब इमरजेंसी लगती है उस दौरान पर भी ये निलंबित नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। अब आर्टिकल नंबर 20 ये है क्या, ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात तो दोनों फंडामेंटल राइट है हमारी। और आर्टिकल 20 ये लोग बात करते हैं किस चीज को लेकर, ये यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली जैसे आपका वो है ना, ये जो आर्टिकल 20 है वो मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे पूर्वव्यापी कानून है उसके बचाव से, साथ ही में जो दोहरे खतरा यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। साथ ही में यहाँ पे बात करते हैं आत्मदोष सिद्धि को लेकर, यानी कि खुद के खिलाफ में गवाही यहाँ पे नहीं दे सकते, मतलब उसके लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविजन है आर्टिकल 20 में एंड 21, यहाँ पे ये दोनों ही आर्टिकल जब इमरजेंसी लगती है तब भी इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन का जो है मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव ए फॉरेस्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं सुंदर वन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की। तो सुंदर वन में सबसे बड़ा आपको जो मैंग्रोव एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो ट्रीज है वो कौन से है, वो सुंदरी ट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो गांधी जी के द्वारा जो पुस्तक यहाँ पे लिखी गई थी उसमें नाम आता है किस चीज का, हिंद स्वराज का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हिंद स्वराज को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में जो स्मारक यहाँ पे स्थित है उसमें नाम आता है किस चीज का, गोल गुम्बज का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो गोल गुम्बज है वो आदिल शाह का मकबरा है जो कि कर्नाटक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुम्बद है। तो इसमें याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोल गुम्बद।
और ये आदिल शाह थे कौन? तो ये आदिल शाह बीजापुर के यहाँ पे आदिल शाह थे, बीजापुर के शासक आप इनको समझ सकते हो, ठीक है? और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने करवाई थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा संस्कृति उत्सव मनाते हैं? तो जावा संस्कृति की बात करिए कहाँ पर मनता है? तो जावा संस्कृति ये यहाँ पे मनाई जाती है बेसिकली जो ये एरिया है आपका झारखंड में, मतलब मुख्य रूप से झारखंड में मनाते हैं और ये अविवाहित जो आदिवासी लड़कियां हैं वो जावा उत्सव यहाँ पे मनाती हैं, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सोहराई भी काफी फेमस त्योहार है जो कि मनता है कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है? और सरहुल भी झारखंड में ही मनता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की स्थापना यहाँ पे की गई थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे स्थापना करी थी आर्य समाज की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की। और 1875 की बात है जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, मुंबई में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने ही यहाँ पे एक फेमस नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये इनका काफी फेमस नारा था जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि संरक्षण के लिए स्वराज का मराठा दावा ये किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम? तो संरक्षण के लिए जो मराठा दावा है, जो एक कर था वहां पे, उसको हम लोग जानते थे चौथे नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सरदेशमुखी चौथ दो तरीके के कर हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में, जिसमें संरक्षण के लिए जो राजस्व था उसको चौथ के नाम से हम लोग जानते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये नियमित कर था या फिर उपहार के रूप में भी ये कई बार देते थे, ठीक है? तो इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। और ये चौथ जो है वो एक वार्षिक कर था जो कि राजस्व या उत्पादन पर 25% लगाया जाता था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हाथी गुम्फा शिलालेख का स्रोत ये किस राजवंश से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा की जब भी बात आती है तो दिमाग में क्लिक करता है खारवेल, यानी कि खारवेल वंश। तो जो उदयगिरी गुफाएं हैं उसमें हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। और 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्ष में उड़ीसा पर ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद इतिहासकार ए स्टर्लिंग के द्वारा इसकी खोज भी यहाँ पर की गई थी। तो आंसर क्या होगा? खारवेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का प्रारंभ यहाँ पे हुआ था? तो जानवरों को पालतू बनाने का जो सिलसिला चला था वो हुआ था यहाँ पे कौन सी एज में? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण युग में। तो मध्य पाषाण युग में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का जो सिलसिला था वो प्रारंभ हो चुका था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर ये किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको हम अनाईमुड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी ये किस राज्य के संबंध से विशेष प्रावधान करता है? तो 371 का बी ये बात करता है असम को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें 371 ये सिर्फ बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर। 370 ए बात करेगा नागालैंड को लेकर। 371 बी असम को लेकर, सी वाला मणिपुर को लेकर, डी वाला आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लेकर, ई बात करता है आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम। तो कुछ ऐसे अलग अलग स्टेट्स हैं, हालांकि लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगी, बट आपको ध्यान रखना है कि 371 बी ये बात करता है असम को लेकर, राइट? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में वो जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, कम देता है, ज्यादा देता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द गोल्डन बोट इस पुस्तक को किसने लिखा है? एंड थर्ड वन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन के उत्पादन के लिए काफी जाना जाता है? इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट रवि अदिति क्लासेस पर। साथ ही में अगर हम बात करें वेबसाइट्स बुक के लिए तो आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में
पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप। सो थैंक यू सो मच। इसमें आपको विजेता बैच मिलेगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी, 25,000 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे, यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। साथ ही में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि को। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।